हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप करो में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जितने भी बच्चे मेरे 10th के हैं उनको पता है कि पाचन तंत्र हर बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो है मानव के आहार नाल की संरचना बताइए, पाचन तंत्र को विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरीके से ये सवाल हर साल आ रहा है और बच्चों को कंफ्यूजन रह रहा है कि हम इसका एग्जाम में आंसर कैसे लिखें। तो पाचन तंत्र आज एक वीडियो में डिटेल में आपको पाचन तंत्र समझाएंगे कि पाचन तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। पाचन तंत्र के बारे में सबसे पहले जानते हैं पाचन तंत्र है क्या। ठीक है, पाचन तंत्र क्या है? तो हमारे शरीर में अंगों का वह समूह जो भोजन को पचाने का काम करता है। अब पचाने का मतलब क्या है? पचाने का मतलब होता है तोड़ना, बड़े से अणु को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। हम जब भी खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, हम आटा खाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में आटा के रूप में नहीं जाता है। आटे को तोड़ करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट को निकाला जाता है, ग्लूकोज को निकाला जाता है। तो बस वही चीजें कहलाती हैं पाचन। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन चीजों को निकाल लेना और जो आवश्यक नहीं है उनको शरीर से बाहर निकाल देना, इसी को पाचन कहते हैं। और जो अंग पाचन की क्रिया में मदद करते हैं ऐसे अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए, सबसे पहले बता दें, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है। अगर एक नंबर में पूछा जाए पाचन क्या है तो याद रखिएगा, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। तो एक नंबर में कोई आपसे पूछे पाचन तंत्र क्या है तो याद रखिएगा, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और जो अंग पाचन की क्रिया में मदद करता है ऐसे अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब आपको बता दें, भोजन के जटिल अणु, देखो ये हमारा क्या पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र क्या करेगा? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ेगा और सरल अणुओं को तोड़ करके उसमें से क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। और एनर्जी फिर किसको देगा? हमारी बाकी कोशिकाओं तक, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके और जिंदा रहे। जीने के लिए खाना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे ना तो कोशिकाएं मरने लगेंगी, और कोशिकाएं मरने लगेंगी यानी हम मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए अब देखो, आपको बता दे पाचन तंत्र में क्या कर रहा है। पाचन तंत्र बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ रहा है, तो तोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, तो तोड़ने के लिए उसके पास एंजाइम्स होते हैं, अम्ल होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, जो पाचन तंत्र है उनके पास, जैसे अगर भगवान है, भगवान क्या करते हैं? राक्षसों को मारते हैं, लेकिन भगवान के पास क्या है? हथियार है, तभी ना राक्षस को मार पा रहे हैं। बस उसी तरीके से आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में जो पाचन अंग है उसके पास एंजाइम्स, अम्ल होते हैं जो जिसके वजह से वो बड़े बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ पाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे है आपका, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी कर रहे हैं, एक दिन व्रत रह लो, थक जाते, अरे माई बहुत थकान है आज तो, चक्कर आवत है, एकदम आँखिया के सामने करिया हो गया, ऐसे ऐसे लाइंस बोलते हैं ना। एक दिन व्रत रह जाओ तो, एक दिन खाना न मिले तो पगला जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि खाने में बहुत सारा पोषक पदार्थ है, और अगर वो पोषक पदार्थ हमारे शरीर को नहीं मिलेगा ना तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब वो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट देखो हम लोग कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो आगे चलकर किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो अम्ल में, वसा वसी अम्ल में, ठीक है, इन चीजों में वो क्या होता है, टूट जाता है। आगे की तरफ भोजन को पचाने में 5 स्टेप है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन का मुख में लेना। फिर पाचन, मुंह में ले लिए, अब उसका क्या होगा, पचाया जाएगा, उसको पाचन होगा। पचाने के बाद जो पदार्थ उसमें से निकलेगा, जो आवश्यक पदार्थ है, उसको क्या करेगा, भोजन में से आवश्यक पदार्थ को हमारा शरीर क्या करता है, रक्त में भेज देता है। फिर उसका बाद जो हमारा रक्त में चला गया वो क्या करेगा, ऊर्जा का उपयोग करेगा, ठीक है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा बनाएगा ताकि हमारा शरीर क्या कर सके, ऊर्जावान रहे। और फिर मल परित्याग, यानी जो पदार्थ बच जाएंगे, बचे खुचे पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना, फिर आपका पाचन यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, फिर अवशोषण, पचे हुए भोजन को क्या करना, बचे हुए भोजन के बाद जो भी आवश्यक पदार्थ निकले हैं उनको क्या करना, रक्त में पहुंचाना, फिर रक्त में पहुंचने के बाद ऊर्जा के रूप में उनका उपयोग करना, और फिर जो बचा खुचा पदार्थ है उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, मल परित्याग कहलाता है। यानी हमारे पूरे शरीर में 5 चीजें होती हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर पचाते हैं, पचाने के बाद पोषक पदार्थों को रक्त में भेज देंगे, फिर रक्त में उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है, फिर जो बचा खुचा पदार्थ होता है उसको शरीर क्या करेगा, मल के रूप में बाहर निकाल देगा। आगे अब बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, यानी पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो पाचन तंत्र में 2 अंग होता है, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल का मतलब वो अंग जो पचाने का काम करेंगे। फिर हम लोग कुछ ग्रंथियां देखेंगे, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां भी हैं जो खाने को पचाने में मदद करती हैं। पहले आहार नाल में आपको मुख गुहा पढ़ना है, ग्रास नली पढ़ना है, अमाशय पढ़ना है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। याद रखिएगा, आहार नाल में मुंह से शुरू होगा, मुंह, फिर हमारा ग्रास नली, फिर हमारा क्या है, अमाशय, अमाशय के नीचे छोटी आंत, छोटी आंत के नीचे क्या होता है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के नीचे होता है गुदा। गुदा मतलब वो हिस्सा जहां से मल बाहर निकलता है, ठीक है, लैट्रिन बाहर निकालने जो नलिका होती है उसे गुदा कहते हैं। अब सहायक पाचक ग्रंथि में लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि भी भोजन को पचाने में मदद करता है। जठर ग्रंथि भी भोजन को पचाने में मदद करता है। यकृत यानी लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय, ये भी भोजन को पचाने में मदद करता है। अग्नाशय, जिसको पैंक्रियास कहते हैं, ये भी भोजन के पाचन में मदद करता है। और अगला है आंत ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं, ये भी भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन पचाने में सहायक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा आहार नाल का चित्र, ये एक क्या है, बॉडी का आहार नाल है, ठीक है। आहार नाल में देखो ये जो लंबी सी नलिका, ये जो नलिका दिखाई दे रही है ना, इसे कहते हैं ग्रास नली। क्या कहा जाता है, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली, हम मुंह में खाना खाए, मुंह से खाना ग्रास नली में आता है। ग्रास नली से कहां पर, अमाशय में आता है। अमाशय से खाना छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से क्या होगा, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हमारे खाने का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। अब देखो ये हमारा लार ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि देखो हमारे पास कितने हैं, हमारे देखो मुंह में 3 लार ग्रंथि पाया जाता है। एक कान के नीचे ये वाला ग्रंथि, एक यहाँ पे ग्रंथि होता है और एक ये होता है, ठीक है। 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लीवर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। और लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा ग्रंथि पाया जाता है जिसे अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय के ही ठीक नीचे पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त रस बनाता है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी के शरीर में ना अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाएगा तो उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों को डायबिटीज होता है ना, उसके पीछे का रीजन यही है, क्या, कि उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा। और इंसुलिन कौन बनाता है, अग्नाशय ग्रंथि। ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे पाचन तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। पाचन तंत्र में स्टार्टिंग होगा मुख से, यानी मुंह से हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र शुरू हो रहा है। तो पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख में 3 चीजें पढ़नी है, दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथि के बारे में। चलो
पहले स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जीभ के नीचे तथा जीभ की ओर और गाल के किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि है। एक कहां पर है, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, एक आपका जीभ के नीचे है जिसको क्या कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक आपका इस तरफ जबड़ों की तरफ है जिसे क्या कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, ये 3 ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है, यानी मुंह में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। जो आप लोग लार देखते हो ना, जिसकी वजह से बोल पाते हो। ठीक है, तो लार हम लोग को कई चीजों में मदद करता है, भोजन को पचाने में, भोजन को मिलाने में। रोटी खाते तो रोटी देखते हो गीला हो जाता है ना, वो किसकी वजह से, लार की वजह से। लार उसको क्या करता है, पचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे लार ग्रंथि में लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे लार ग्रंथि में लार के अंदर लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम शरीर में मुंह में आए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, टॉफी गिर जाता है, कोई देख नहीं रहा है, हम लोग उठाते हैं और बिना झाड़े मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया तो हर जगह है, नीचे गिरा तो नीचे के बैक्टीरिया क्या हो गए, टॉफी में आ गए, और टॉफी को जब आप मुंह में डाले तो बैक्टीरिया मुंह के अंदर चला गया। तो ये हमारा जो लाइसोजाइम होता है ना, वो मुंह में आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, तो मुंह में जो लार ग्रंथि है उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और एक होता है टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी है, यानी जीवाणुओं को मारने का काम करता है। और टाइलिन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है, ये भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च होता है, रोटी के अंदर स्टार्च पाया जाता है ना, वो स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, रोगाणु जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, लार ग्रंथि में कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड द्वारा वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, गलसुआ। आप लोग गलसुआ रोग सुने होंगे। गलसुआ रोग में क्या होता है, गाल फूल जाता है। तो गाल फूलने में क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, उस पे उसके अंदर वायरस चला जाता है, और वो वायरस क्या करता है, वही वायरस गलसुआ यानी आपके जो ये वाला ग्लैंड था, पैरोटिड ग्लैंड था, उसको फुला देता है, सूजन कर देता है। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, कूच के थूक दो। ठीक है, तो कूच के जब थूकते हो ना, तो जो कूचा हुआ भाग होता है उसको बोलस कहा जाता है। ठीक है, रोटी का कूचा हुआ भाग क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, इसको याद रखिएगा। आगे की तरफ अब आ जाओ ग्रास नली पर। ठीक है, मुंह से कहां पर आगे, ग्रास नली। ठीक है, यह पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नली होती है जो अमाशय में खुलता है। यह केवल भोजन को केवल अमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली कोई पचाता नहीं है, ये केवल मुंह से खाने को कहां पर, अमाशय के अंदर लेकर आता है। ये 25 सेंटीमीटर, ये कितनी 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और खाना क्या होता है इसमें, देखो मुंह से खाना में लिए, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ कैसे आता है, नलिका में हमेशा क्रमांकुचन होता है। क्रमांकुचन का मतलब सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ताकि खाना क्या हो सके नीचे। देखो ये ऐसे है, ये देखो सिकुड़ा फैला, सिकुड़ा फैला, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो हमारा नलिका हमेशा जो ग्रास नली है उसमें क्रमांकुचन होता रहता है, जिसके कारण खाना जो है मुंह से कहां पर, हमारे स्टमक यानी अमाशय तक पहुंच जाता है। आगे की तरफ अब अमाशय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुख गुहा के बाद ग्रसनली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये एक थैली नुमा होता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। हम खाना खाने के बाद अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन को रखते हैं।
अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है, ठीक है। बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। और सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक रीजन, ठीक है। ये जे शेप का, देखो अमाशय क्या है, हम लोग कुछ भी खाना खाए मुंह से ग्रास नली में आया, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, ठीक है। ग्रास नली से खाना अमाशय में आ जाता है, यहाँ पर लगभग 4 घंटे तक खाना रहता है। अमाशय जे शेप का होता है, एक अंग है। इसको 3 भागों में बांटा गया। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, बीच वाला भाग फंडिक, और सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ कार्डियक में ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। याद रखना, ये जो अमाशय का बीच वाला भाग जिसको हम लोग क्या कहते थे? फंडिक कह रहे थे ना, फंडिक, ठीक है। याद रखें, बीच वाला भाग क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। लेकिन ऊपर की तरफ, ऊपर में जो ऊपर वाला भाग है उसे कार्डियक कहते हैं ना। कार्डियक में कुछ कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं? HCl निकालती हैं, ठीक है। HCl कौन सा? एक अम्ल निकालती हैं जो कौन सा होता है? HCl। इसी के कारण हमारा भोजन कैसा बन जाता है? अम्लीय बन जाता है, ठीक है। भोजन को अम्लीय बनाने का और भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा जो अमाशय है एक अम्ल निकालता है जिसका नाम है HCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंडिक पर। फंडिक यह भोजन अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है। इसमें रुगे पाई जाती है जिनकी संरचना कांटेनुमा होती है। भूख लेने पर, ठीक है, भूख लगता है तो पेट गुड़गुड़ाता है ना, वो किसके कारण? इसी के वजह से। हमारा जो ये जे शेप का आपको दिखाई दे रहा है स्टमक, यहाँ पर इस तरीके से कांटेनुमा एक कोशिकाएं पाई जाती है जिसे रुगे कहा जाता है। और यही जब हमारा पेट खाली रहता है ना तो यही गड़ता है, ठीक है। तो हमको गड़गड़ाहट का आवाज सुनाई देता है। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है और भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पेट को क्या, पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है और पेट को फैलने देने में मदद करता है। आगे की तरफ आपका पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन क्या है? तो पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। पाइलोरिक भाग में क्या होता है? तो पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कौन सा रस? जठर रस निकालता है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। देखो हमने कहा अमाशय ये वो भाग है जहां पर 4 घंटे तक खाना रहता है, ठीक है। ये जे शेप का होता है। इसके ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो कौन सा रस? HCl रस निकालता है। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? बीच वाला भाग आपका फंडिक कहलाता है। इसमें कांटेनुमा एक संरचना पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे रुगे कहते हैं। और यही जब भूख लगता है तो गड़गड़ाहट का आवाज और पेट गड़ता है ना, तो रुगे की वजह से। तीसरा हमारा है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है? ये पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या निकालता है? इन जठर ग्रंथियों से ही आपका जठर रस निकलता है। याद रखना, ये जो जे शेप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला भाग आपका कार्डियक है, बीच वाला भाग आपका फंडिक है, और सबसे नीचे में आपको क्या मिलेगा? पाइलोरिक रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां जो आगे चलकर जठर रस को निकालती या फिर बोल सकते हैं जठर रस बनाने का काम करती हैं। अब इस जठर रस में क्या होता है? तो इस जठर रस के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और दूसरे एंजाइम का नाम है रेनिन। याद रखिएगा, जठर रस में 2 एंजाइम है, एक आपका पेप्सिन है और दूसरा क्या है? दूसरा आपका रेनिन है। आगे की तरफ अब एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है? यह सामान्यतः प्रोटीन का, हम जो भी खाना खाएं, जैसे दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो दाल से प्रोटीन निकालने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देगा? जो प्रोटीन है उसको पेप्टोज में बदलने का काम करता है। अब दूसरा एंजाइम क्या था? रेनिन था। रेनिन क्या करता है? यह दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है। यह दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेरोक्सिनेट के रूप में बदल देता है और बूढ़े लोगों में ना ये कम पाया जाता है। देखो बच्चों में ये ज्यादा है,
ठीक है, बच्चों में क्या है, बच्चों में रेनिन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें बूढ़ों में तो इसकी मात्रा कम होती है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने में मदद करता है, इसीलिए कहा जाता है बुढ़ापे में दूध नहीं पीना चाहिए। बुढ़ापे में दही खाओ, दूध मत पियो, क्योंकि दूध क्या है, बुढ़ापे में दूध पचेगा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेप्सिन, दो एंजाइम था, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टोज में बदल रहा था, और रेनिन क्या कर रहा था, दूध को पचाने में मदद करता है। ये दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है ना, उसको कैल्शियम पेरोक्सिनेट में बदल देता है। किसमें, कैल्शियम पेरोक्सिनेट में बदल देता है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ छोटी आंत, अब हम जानेंगे छोटी आंत के बारे में। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा, छोटी आंत। देखो वो है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, इसका ठीक उल्टा, इनका नाम भला छोटा है लेकिन ये आकार में क्या होते, बड़े होते। याद रखिएगा, छोटी आंत आपका आकार में सबसे बड़ा अंग है पाचन तंत्र का। ठीक है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग आपका ये 6 से 7 मीटर होता है, 20 से 30 फुट। अगर फुट में देखा जाए तो ये आपका 20 से 30 फुट होता है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन कहाँ पर आ जाती है, छोटी आंत। यानी देखो 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहा, 4 घंटे के बाद जब अमाशय में पाचन हो जाता है तो पाचन फिर किस में आता है, खाना आ जाता है छोटी आंत में, जहाँ भोजन का पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से कंप्लीट पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत क्या करेगा, छोटी आंत उसमें से जितने भी प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, उन सभी को निकाल करके क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी उनको ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 19 मीटर यानी 32 फीट होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होता है। याद रखना, सबसे ज्यादा पाचन का काम किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के सभी अंगों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, याद रखना, हम लोग छोटी आंत को कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है डुडेनम, दूसरा होता है जुजेनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, कितने टोटल 3 टाइप से, जितने में जो हमारा छोटी आंत, जिसको सबसे बड़ा भाग कहा जाता है पाचन तंत्र का, ठीक है, ये 3 भागों में बटा होता है। और याद रखना, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर। ठीक है, कितनी, ठीक है, पूरे आहार नाल की लंबाई 6 से 7 मीटर है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। और पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 19 मीटर। यानी 19 मीटर में से 7 मीटर तो छोटी आंत निकल गया है ना। चल, दो छोटी आंत, ये देखो सबसे अंदर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। ये वाला हमारा डुडेनम, जिससे आपका अमाशय से जुड़ा होता है, बीच वाला भाग जुजेनम कहलाता है, और सबसे अंतिम वाला भाग जो आपके बड़ी आंत से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो 3 भाग हो गया, तीनों को समझो। देखो ये हमारा क्या था, मुंह में हम लोग खाना खाए, मुंह से खाना किस में आता है, ग्रास नली में। ग्रास नली से खाना किस में चला जाता है, अमाशय में। यहाँ पे 4 घंटे तक खाने का पाचन होगा। फिर अमाशय से खाना आ जाता है हमारे किस में, छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये भाग जो किससे, अमाशय से जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़े हुए भाग जो हमारा है उसको क्या कहते हैं, डुडेनम कहते हैं। बीच वाला भाग क्या कहलाता है, जुजेनम कहलाता है। और सबसे अंतिम वाला भाग क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। तो ये 3 भाग आपको याद रखना है। अब छोटी आंत में के आपको छोटी आंत के ठीक बगल में मिलता है यकृत। यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करता है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, पित्ताशय, देखो यकृत आपका पित्तरस बनाएगा जो पित्ताशय के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होता है। पित्ताशय क्या है, तो पित्ताशय नाशपाती के आकार का एक थैली होता है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। पित्तरस बनाता कौन है, यकृत। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान लगभग 7.7। अगर कोई भी चीज का पीएच मान 7 से अधिक है इसका मतलब वो क्षारीय है, और अगर 7 से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो अम्लीय है। तो याद रखना, जो हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे, यकृत से निकलने वाला पित्तरस, उसका पीएच मान 7 है। यानी वो कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, वो स्वाद में कैसा होगा,
क्षारीय यानी कड़वा होगा ना, ठीक है, तो यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। अभी अमाशय से HCl निकल रहा था जो भोजन को अम्लीय कर रहा था। पित्तरस कैसा है? पित्ताशय से क्या होता है? पित्तरस निकलता है, और पित्तरस कैसा है? आपका क्षारीय है, 7.7 उसका क्या है? पीएच मान है, ठीक है। याद रखना, पित्ताशय में जब पथरी का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पित्ताशय में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है, तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है? तो ऐसे व्यक्तियों के पित्ताशय को ही पूरा काटकर निकाल दिया जाता है, ठीक है। पित्ताशय देखो, ये हमारा छोटा आंत, ये हमारा बड़ा आंत, ये हमारा क्या है? इसे कहते हैं लीवर यानी यकृत, और इसी के ठीक नीचे हरे रंग का एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना है जिसको क्या कहते हैं? जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। लीवर पित्तरस निकालता है और इसमें इकट्ठा करता है, ठीक है। आगे की तरफ पित्त में दो प्रकार, जो हमारा पित्त रस है जो क्षारीय है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पित्त लवण। पित्त लवण क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जो हमारा पित्त लवण है ये किस रूप में? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है। पित्तवर्णक, पित्तवर्णक क्या है? पित्तवर्णक इसमें पाए जाते हैं जो दो प्रकार का होता है, ठीक है, बिलरुबिन जिसका येलो है और बिलवर्डिन जिसका मतलब हरा है, ठीक है। पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलरुबिन पाया जाता है पीले रंग का वर्णक, और एक बिलवर्डिन पाया जाता है हरे रंग का वर्णक, ठीक है। बिलरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किस कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलरुबिन का निर्माण होता है। बिलरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता तो यह लीवर द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीलिया रोग। किसी व्यक्ति के शरीर में पीलिया नाम सुने हो ना? पीलिया एक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में बिलरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आंखें पीले पड़ जाते हैं, नाखून पीला पड़ जाता है, तो उसी को पीलिया रोग कहा जाता है, ठीक है। आगे की तरफ छोटी आंत में ही हम लोग अग्नाशय पढ़ेंगे, ठीक है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान लगभग 7.8 से 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। इसको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम, जैसे देखो ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज पाया जाता है जो वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये क्या है? अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाले 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, देखो ये हमारा लीवर है, लीवर के नीचे देखो ठीक नीचे क्या मिला हमको? पित्ताशय, जहाँ पे पित्तरस इकट्ठा होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जिसको पैंक्रियास कहते हैं, और इससे अग्नाशयी रस निकलता है। जो अग्नाशयी रस स्वाद में कैसा है? क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 7.8 से 8.3। और अग्नाशयी रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और स्टार्च का पाचन करने का काम करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। छोटी आंत, पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य करने वाला कौन सा अंग होता है? तो छोटी आंत होता है। छोटी आंत को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। डुडेनम, यह अमाशय के बाद का जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। अमाशय के ठीक नीचे वाला भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? डुडेनम कहते हैं। ये यू की तरह संरचना होता है जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव्य को सक्रिय करता है जिससे भोजन का पाचन हो सके। जेजुनम, डुडेनम के आगे वाला भाग जेजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा इलियम, यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। आगे अगर बात करें छोटी आंत, तो छोटी आंत में भी एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम है? इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज पाया जाता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। लाइपेज पाया जाता है जो फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ता है। तो ये एंजाइम से और ये उनको इस चीजों में तोड़ा जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे
छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत में मौजूद विलाई के द्वारा होता है। यानी जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो पचने के बाद जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है उन सभी को छोटी आंत में विलाई क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उन्हें क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बड़ी आंत में जो कुछ भी बच जाता है उसको फिर क्या करते हैं, बड़ी आंत में भेज देते हैं। बड़ी आंत भोजन को पचाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता, इसमें केवल जल का, ठीक है, जो खाना पचने के बाद अगर उसमें जल है ना थोड़ा सा भी, तो उस जल को अवशोषित करने का काम करता है। देखो बड़ी आंत इस तरीके का है। इसकी पूरी संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, सीजम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। ठीक है, सीकम से कहां पर आता है, कॉलन में, कॉलन से रेक्टम और रेक्टम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आगे अब देखो हमारे बड़ी आंत में एक छोटे से लटकी हुई संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा खाना खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो उनमें भोजन को पचाने के लिए अपेंडिक्स पाया जाता था। लेकिन अब मनुष्य कच्चा चीजें नहीं खाते, कच्चा मांस नहीं खाते, घास नहीं खाते हैं, तो उनके में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो ये एक प्रकार का अवशेषी है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा निकाल दिया जाता है। ठीक है, सीकम के बाद कॉलम प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, ये जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। रेक्टम वाले क्षेत्र में अनपचा भोजन, ठीक है, ये देखो रेक्टम वाला भाग है, इसमें अनपचा भोजन क्या होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर गुदा क्या करता है, मल के रूप में, लैट्रिन के रूप में उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो भोजन के रूप बोलस, देखो याद रखना, भोजन का रूप याद रखना। अगर मुंह में कुछ खा के निकल दिए तो उसको बोलस कहते हैं। उल्टी में जो खाना निकलता है उसे काइम कहते हैं, और जो लैट्रिन निकलता है उसे काइल कहा जाता है। तो भोजन के 3 रूप है। अगर मुंह में पचा करके फेंक दिए तो उसे बोलस कहेंगे। अभी हमारे अमाशय में थोड़ा बहुत पचा है और उसको निकाल दिए तो उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और अगर पूरी तरीके से पच गया खाना और लैट्रिन के रूप में निकलता है तो उसे काइल कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखना, जो अमाशय है उसकी दीवारों पर एक पतली सी परत पाई जाती है, आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 15 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर और बड़ी लंबाई, औसत लंबाई कितनी होती है, 15 मीटर। ठीक है, तो अब आज का ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के क्लास में हमने क्या किया, पूरा डिटेल में पाचन तंत्र समझा दिया कि पाचन तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, सभी चीजें हमने आपको समझा दी। बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल आए। जैसे देख लो, पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से। याद रखना, पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से, और स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। ठीक है, आगे भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, देखो भोजन का पाचन जो है मुंह से शुरू होता है। कहाँ से, मुख से शुरू होता है। अगला, लार के पाचन में, लार किसको पचाने में मदद करता है, लार हमारे भोजन में जो स्टार्च है, स्टार्च को किस में, माल्टोस में बदल देता है। ठीक है, तो लार क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता। ठीक है, कौन है जो पाचन क्रिया का काम नहीं करता, तो ये तीनों। ठीक है, मुख गुहिका, ग्रास नली और बड़ी आंत। ठीक है, ये खाना पचाते नहीं है, केवल क्या करते, रास्ता प्रदान करते। अरे मलाशय भी। ठीक है, तो सी वाला होगा। ग्रास नली ये भोजन को केवल क्या करता है, मुंह से अमाशय में लाने का काम करता है। बड़ी आंत ये केवल क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है। मलाशय ये केवल गंदे पदार्थों को, मल को बाहर निकालने का काम करता है। आगे की तरफ, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, तो याद रखना पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल निकलता है, HCl, जो अमाशय से निकलता है।
आगे की तरफ मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, स्टार्च, स्टार्च को कौन तोड़ता है? तो याद रखना टाइलिन। हमारे लाल ग्रंथि में जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? वो भोजन में जो स्टार्च है उसको पचाने का काम करता है। दूध प्रोटीन, दूध को पचाने का काम कौन करता है? याद रखना रेनिन। ये क्या करता है? दूध में केसिन को पचाने का काम करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में ले जाता है? ठीक है, प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। तो सबसे पहले प्रोटीन पेप्टोज में, फिर पेप्टोन में, फिर आपका अमीनो अम्ल में। आगे की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये वाला पचने वाला भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। आगे बढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ठीक है, तो गैस्ट्रिन ये कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। तो पाचन तंत्र हमने एकदम कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया और डिटेल में आपको समझा भी दिया। इसी तरीके से अगर आपको अपने एक एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझो, नोट्स को बनाओ, ताकि आपको अच्छे तरीके से सभी चीजें याद हो सके। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को समझाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।